प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू। आप इसमें समझ लो कि ए का वैल्यू आपका निगेटिव या पॉजिटिव दोनों रह सकता है, बी का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव दोनों रह सकता है, सी का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव। अगर हम इस प्लस 5 को इधर ला करके 2x प्लस 3y माइनस 5 कर दे तो इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस पैटर्न पे आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह पर यहाँ पे माइनस सी है। तो सी का वैल्यू हम मैंने अभी भी बोला कि यहाँ पे देखो A2 B3 और सी क्या हो गया -5। इस तरीके से इसका वैल्यू है। ये हमेशा इसी पैटर्न पे रहता है। टू वेरिएबल इक्वेशंस उनका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। इसी पैटर्न पे होते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन। अब इसमें टू वेरिएबल इसको क्यों बोलते हैं? देखो एक वेरिएबल तुम्हारा एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, ऑलवेज डिफरेंट। जब भी मान लो यहाँ एक्स रहता है, यहाँ भी एक्स रहता है, तो फिर ये टू वेरिएबल होता है नहीं, ये तो वन वेरिएबल हो जाता है। टू वेरिएबल है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। और सिर्फ 2x प्लस 3y माइनस 5 से तो इसका कोई कैलकुलेशन होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम डिफरेंट वेरिएबल वाले टर्म ना तो ऐड होते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, और ना ही मतलब उन्हें मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो अगर इस टर्म को देखा जाए तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि ये तो ना ये तो जुड़ सकता है ना घट सकता है। ये भी अपना अलग रखेगा, ये अपना अलग रहेगा और ये कांस्टेंट भी अलग रहेगा। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं। तो ये समीकरण का टू वेरिएबल होने के लिए आपके पास वो क्या है, दो वेरिएबल के साथ साथ दो इक्वेशन होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास एक ये 2x, मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है और 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसका वैल्यू पता करना है x और y का। इसमें जब टू वेरिएबल इक्वेशन हम पढ़ते हैं तो टू वेरिएबल में दोनों वेरिएबल का वैल्यू पता करते हैं। दोनों वेरिएबल इट मीन्स x का और y का, दोनों वेरिएबल का हम वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करें? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम कम से कम चार तरीकों से तो जरूर पता कर लेते हैं। एक आपका है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा कहें विलोपन विधि, तीसरा लुप्तीकरण विधि और चौथा व्रज गुणन विधि। एक पांचवा भी होता है अनुपात निर्णय विधि, लेकिन उसका कहीं इस्तेमाल वगैरह होता नहीं, बहुत कम केस में होता है। अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। इस तरीके से इन 5 तरीकों से हम किसी भी समीकरण को किसी भी टू वेरिएबल इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन से, विलोपन से, लुप्तीकरण से, व्रजगुणन से तो जरूर। अनुपात निर्णय विधि का इस्तेमाल रेयर केस में किया जाता है, उसके लिए कोई कांस्टेंट हम अलग से दिया जाता है, तब हम अनुपात निर्णय विधि का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि और व्रजगुणन विधि, इन 4 विधि की मदद से हम किसी भी समीकरण का हल जरूर कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि क्या है आप ऐसे समझे। सेम हम इसी मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। देखो करना, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि हम कैसे बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, प्रतिस्थापन में
प्रतिस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापित करना, इधर से उधर हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। जैसे कि देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू, अब हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, क्योंकि हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। बाई इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं या हिंदी में समीकरण 1 से। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 5 माइनस 3y लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस 3y इधर उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3y बाई 2। हमारा x का वैल्यू ये आ गया। हम डायरेक्ट इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम हम y का वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे देखो, अब समीकरण 2 से लिखेंगे हम, अब समीकरण 2 से क्या है हमारा? समीकरण 2 मेरा है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, हम x का वैल्यू पुट कर देंगे। 3 इंटू 5 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, 3 5 15 माइनस 9y बटा 2 माइनस 4y इक्वल टू 10। अगर हम एलसीएम लेकर के चलें तो क्या आने वाला है? ये 15 माइनस 9y माइनस 8y इक्वल टू 10। ठीक है, 15 माइनस 9y माइनस 8y इक्वल टू 10। और क्या लिख सकते हैं हम? और लिख सकते हैं 15 माइनस 9y और 8y 17y बाई 2 इक्वल टू 10। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 15 माइनस 7y इक्वल टू 2 10 जा 20। इसको इधर लेकर के आते हैं, 15 माइनस 20 इक्वल टू 7y को उधर लेकर के चले जाएंगे तो 7y माइनस 5 बाई 7 इक्वल टू y। तो y का वैल्यू हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, माइनस 5 बाई 7, सॉरी माइनस 17 है, माइनस 17 तो यहाँ पे 17y, तो माइनस 5 बाई 17 निकाल करके दूसरे इक्वेशन में जब हम पुट कर देते हैं तो वो हमारा, उससे हम y का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में, या फिर हम दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं हम, जैसे हम इसको इवेल्युएट किया, x इक्वल टू इसको लिखा, इसमें भी वही करते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 था, तो 3x इक्वल टू 10 प्लस 4y कर देते हैं, 10 प्लस 4y, और 10 प्लस 4y तो x बराबर 10 प्लस 4y बाई 3। तो दोनों कंडीशन में x बराबर हमें प्राप्त हो जाता, इक्वलाइज कर करके इसका बराबर उसको करके हमें वैल्यू आ जाता। तो जब हमारा y का वैल्यू आ चुका है तो हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इक्वल टू 5 माइनस 3y बाई 2। हम क्या करेंगे, y के स्थान पे y का जो वैल्यू आया है ना भर देंगे। समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से 5 माइनस वो कितना है, 3 इंटू माइनस 5 बाई 17 बाई 2। इट मीन्स माइनस माइनस प्लस 15 बाई 17 बाई 2। 17 25 85 15 85 15 100 बटा 17 गुना 2 50 बटा ये है आपका कर देंगे। अब हम लोग बात करेंगे लुप्तीकरण विधि का। लुप्तीकरण विधि में आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या लिखे आप। 7x माइनस 2y इक्वल टू 4 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 18। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल करें, उसका बनाएं। लेकिन कभी कभी क्या है, एग्जाम में मेंशन कर देता है कि आप इससे प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएं या आप इससे वृज्जगुणन विधि से ही बनाएं। अब जिस विधि से लिखा हुआ उसी विधि से बनाना जरूरी हो जाता है, ये समझ लें।
अगर जिस लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए तो प्रतिस्थापन से ही बनाए, व्रज गुणन से तो व्रज गुणन से ही बनाए, जिस विधि से लिखा हुआ है। लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि में क्या है, एक टर्म को इक्वलाइज किया जाता है, एक टर्म को इक्वलाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे मान लो देखो ये 7x है और ये 3x है। अब अगर हम 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। या फिर हम इसको नहीं इक्वल करके इसको भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4 हो जाता है मेरा, 2 2 जा 4 हो जाता है, और ये तो ऑलरेडी 4 है ये है, तो क्यों बस इसी को कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है हमारा और ये इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, इसको इस टर्म को इक्वलाइज करने के लिए। हम देखो 2 2 जा 4 जो कि इस 4 के बराबर आ गया। इक्वलाइज इसलिए करते हैं ताकि एक टर्म को रिमूव करें और दूसरे का वैल्यू प्राप्त करें। इक्वलाइज करने का मेन पर्पस यही होता है कि एक टर्म को रिमूव करें और दूसरे का वैल्यू प्राप्त करें। उससे क्या है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता चल जाता है। ये देखें, चलिए अब क्या है, समीकरण यहाँ पे लिखना भी पड़ता है कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इंग्लिश में, हिंदी में, जो मर्जी में आप लिखें। समीकरण 1 में 2 से जब हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अब 2 से गुना होगा तो पूरा इसमें ना होगा। 2 7 जा 14x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 4 जा 8। उसके बाद क्या है, इसको मैंने नहीं लिखा है कि समीकरण 2 को किसी से गुना करें, मैंने इसको जस्ट का छोड़ा है। तो अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो 2 तो हमारा ये है और 3 हमारा ये है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 18 और 4x माइनस 4y इक्वल टू 8। ध्यान रखना कि कभी कभी 2 और 3 को जोड़ने पर नहीं, 2 और 3 को घटाने पर भी होता है। या कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा कि आप सिर्फ इसी में नहीं, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डोंट वरी, आप मल्टीप्लाई करें, टेंशन ना लें कि सर तो बताए हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें तो नहीं बताएं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, इसमें भी और इसमें भी। मतलब इक्वलाइज करने के लिए जो जरूरत कदम उठाना पड़े, जरूरी कदम, उसको आप उठाएं और अपने अखंड शांति को प्राप्त करें। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जोड़ने से ही हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि +4 और -4 ऑलरेडी कट जाएगा, तो हम इसलिए जोड़ने को लिख दिए। नहीं तो हो सकता था कि ये भी +4 और ये भी +4 हो, तो हमको लिखना पड़ता घटाने पर। ये हमारे मन की बात है, हम कैसे क्या लिखेंगे ये हमारे मन की बात है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखे या घटाने पर लिखे, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग लिखने के बाद। तो ये +4y -4y ये हो गया, डिसमिस, बच गया 14 और 3 कितना, 14 और 3 17x इक्वल टू 18 और 8 कितना 26। आपका x इक्वल टू क्या आने वाला है, x इक्वल टू 26/17। उसी तरह जब आपके पास x का वैल्यू आ चुका है, x का वैल्यू जब आपके पास आ चुका है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको जरूरत है y की वैल्यू पता करने की। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में भर सकते हो इसका वैल्यू, या सेकंड में भर सकते हो, आप जो मर्जी जिसमें भरो, 1 में 2 में, वैल्यू आपको वही आने वाला है। आप 1 में भी भरोगे तो जितना y का अभी फिलहाल जो y का वैल्यू आएगा वही वैल्यू सेकंड में भरने के बाद आएगा, सेम ही आने वाला है, कुछ डिफरेंट नहीं आने वाला है। यानी कि 7x हमारा इक्वेशन फर्स्ट है क्या, वो लिख लेते हैं पहले हम। 7x माइनस 2y इक्वल टू 4। उसके बाद तो x का वैल्यू हमें 26/17 पता है, तो 7 इंटू 26/17 माइनस 2y इक्वल टू 4। इस 2y को हम उधर लेकर के चला, 182/17, इस 4 को इधर लेकर के चलाते हैं -4, और इस 2y को उधर लेकर के चले जाते हैं +2y। कितना हो जाएगा 182 - 68/17 इक्वल टू 2y।
क्या हो जाएगा, 2 में से 8 गया 4 और 7 में से हो गया 1, 114/17 बराबर 2y। 2 से कितना 55 दूना 57 दूना 114, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 57/17। तो इस तरह से हम लुप्तीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। लुप्तीकरण विधि में क्या है, एक बार फिर से सुन लें। लुप्तीकरण विधि में मल्टीप्लाई करके टर्म, एडिशनल टर्म, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही से, हो सकता है कभी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है 10 से कभी मल्टीप्लाई करना पड़े। मतलब मल्टीप्लाई एक ऐसे टर्म से करेंगे कि किसी एक टर्म को, इस x वाले को क्या y वाले को इक्वलाइज कर देंगे, और इक्वलाइज करके जब इक्वलाइज करेंगे तो उसके बाद ध्यान देना कि हमें घटाने पर ये हट जाएगा, एक टर्म रिमूव हो जाएगा, कि जोड़ने पर रिमूव होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टर्म माइनस में, दूसरा टर्म प्लस में है, तो ऑलरेडी जोड़ देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा ना। तो जब हम इसको जोड़ने से रिमूव करते हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिख दिए थे 2 और 3 को जोड़ने पर, और जोड़ करके रिमूव किए, उससे हमको x का आ गया। और जब हम समीकरण 1 में या 2 में x का वैल्यू भरेंगे तो हमें y का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये लुप्तीकरण विधि होता है।